नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन कुमार जैन, प्रवक्ता जेवी जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित वर्चुअल क्लासेज में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। कक्षा 9 वाणिज्य में आज का हमारा प्रकरण है प्रारंभिक लेखे की सहायक पुस्तकें, रोकड़ पुस्तक भाग 2। आज के प्रकरण में बच्चों हम सीखेंगे 3 खाने वाली रोकड़ बही। 3 खाने वाली रोकड़ बही क्या है, ये कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, इसमें लेखा करने के नियम क्या हैं और व्यावहारिक प्रश्नों को 3 खाने वाली रोकड़ बही में किस प्रकार लिखेंगे। इससे पहले टॉपिक में, इसी चैप्टर के इससे पहले टॉपिक में आपने पढ़ा है 1 खाने वाली रोकड़ बही और 2 खाने वाली रोकड़ बही। दोनों में लेखा करने के नियम क्या हैं, दोनों के व्यावहारिक प्रश्न आपने हल किए हुए हैं। 3 खाने वाली रोकड़ बही 3 कॉलम कैश बुक, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि जिस रोकड़ बही के दोनों पक्षों में, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, दोनों पक्षों में धनराशि लिखने के 3-3 खाने बनाए जाते हैं। 2 खाने आपने पहले पढ़े हुए हैं, छूट और रोकड़। इसमें साथ में बैंक का खाना भी बनाया जाता है दोनों पक्षों में, तो इसीलिए इसे 3 कॉलम कैश बुक बोला जाता है। आप सभी जानते हैं कि व्यापारी अपना लेन देन नकद तो करते ही हैं, सभी करते हैं, लेकिन लेन देन बैंक के माध्यम से भी करते हैं। व्यापारी कुछ धनराशि अपने पास रखता है, कुछ धनराशि बैंक में भी रखता है। अब वो माल बेचता है, उसके बदले चेक लेता है, माल खरीदता है, उसके बदले चेक देता है, कभी बैंक में रुपया जमा करता है, कभी बैंक से रुपया निकालता है। तो कैश के लेन देन के साथ साथ व्यापारी बैंक के लेन देन भी करता है। अब बैंक के लेन देन के लिए या तो अलग से बैंक खाता बनाया जाए या कैश बुक में ही कैश के साथ साथ एक खाना बैंक का भी बना दिया जाता है और कैश और बैंक दोनों के लेन देनों को इसी कैश बुक में लिखाया जाता है। इसलिए इसे 3 कॉलम कैश बुक कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों पक्षों में रोकड़, बैंक और छूट 3-3 खाने बनाए जाते हैं। बच्चों, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं 3 खाने वाली रोकड़ बही का प्रारूप। ये इसका प्रारूप दिया हुआ है। ये 2 साइड दी हुई हैं, आप देख रहे हैं, ये ऋणी पक्ष और ये धनी पक्ष। ऋणी पक्ष मतलब प्राप्तियां, धनी पक्ष मतलब भुगतान। अगर धनराशि प्राप्त होती है तो उसका लेखा ऋणी पक्ष में किया जाएगा, अगर धनराशि भुगतान की जाती है उसका लेखा धनी पक्ष में किया जाएगा। अब प्राप्ति पक्ष में, ऋणी पक्ष में कौन कौन से खाने होते हैं, देखिए। सबसे पहला खाना दिनांक का, दिनांक लिखी जाती है, पहले वर्ष लिखा जाएगा, फिर माह और उसके बाद तारीख। विवरण वाले खाने में विवरण लिखा जाएगा जिससे धनराशि प्राप्त हुई। जैसे रमेश से धनराशि प्राप्त हुई तो यहां लिखेंगे रमेश का, ऋणी पक्ष में, टू रमेश, ठीक है। प्रमाणक संख्या मतलब वाउचर नंबर लिखा जाता है यहां पर। खाता पृष्ठ संख्या वाले खाने में इस एंट्री की जिस खाते में खतौनी हुई है उस का खाता पृष्ठ संख्या लिखा जाएगा। अगर धनराशि प्राप्त होती है तो हम छूट देंगे, अगर हमने छूट दी तो छूट वाले खाने में छूट की राशि का लिखा होगा, अगर छूट नहीं दी तो नहीं लिखा होगा, यहां डैश लगा देंगे। रोकड़ वाले खाने में अगर धनराशि रोकड़ आई तो रोकड़ वाले खाने में, और यदि धनराशि बैंक वाले खाने में आई तो उसका लेखा बैंक वाले खाने में किया जाएगा। यह ऋणी पक्ष हो गया। अब बता रहा हूं धनी पक्ष। सेम इसी तरह धनी पक्ष में भुगतान का लेखा होगा। अगर पैसा जा रहा है तो उसका लेखा धनी पक्ष में होगा। दिनांक वाले खाने में दिनांक लिखी जाएगी, विवरण वाले खाने में नाम लिखा जाएगा जिस मद से पैसा गया। जैसे माल खरीदा, नकद माल खरीदा, क्रय खाते से, बाय परचेज अकाउंट, किराया दिया, किराया खाते से, बाय रेंट अकाउंट। विवरण वाले खाने में विवरण लिखा जाएगा। उसी तरह से प्रमाणक संख्या और खाता पृष्ठ संख्या वाले खाने में वाउचर नंबर और खाता पृष्ठ संख्या लिखी जाती है। छूट वाले खाने में हम भुगतान दे रहे हैं तो हमें छूट मिलेगी, यदि हमें छूट मिली तो उसका लेखा छूट वाले खाने में होगा। रोकड़ वाले खाने में दी गई रोकड़ की राशि लिखी जाएगी। यदि आपने धनराशि नकद दी तो उसका लेखा रोकड़ वाले खाने में करेंगे। यदि धनराशि बैंक के थ्रू गई, किसी को आपने चेक दिया, ठीक है ना, तो उसका लेखा बैंक वाले खाने में किया जाएगा। तो इस प्रकार 3 खाने वाली रोकड़ बही का प्रारूप बनाया जाता है। अब बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं 3 खाने वाली रोकड़ बही में प्रविष्टि करने की विधि। देखिए, 1 खाने वाली और 2 खाने वाली रोकड़ बही में बिल्कुल सिंपल नियम था। कैश आया तो ऋणी पक्ष में, कैश गया तो धनी पक्ष में।
इसके अंदर कैश के साथ साथ बैंक का खाना भी है, इसलिए इसके एक एक नियम को आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले पिछला रोकड़ शेष और बैंक खाते का ऋणी शेष ऋणी पक्ष में लिखा जाएगा। पिछला शेष, पिछले माह का जो शेष बच रहा है, जितना कैश बच रहा है, जितना बैंक में पैसा बच रहा है, वो ऋणी पक्ष में लिखेंगे और नीचे लिखा जाएगा शेष नीचे लाए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बात समझ में आ गई? पिछला शेष ऋणी पक्ष में लिखा जाएगा। यहां आपको एक बात और बतानी है, बैंक खाते का ऋणी के साथ साथ धनी शेष भी हो सकता है। बैंक में जितनी जमा राशि होती है, व्यापारी आवश्यकता पड़ने पर अपरिहार्य परिस्थितियों में वो ज्यादा राशि भी निकाल लेता है, जिसे हम कहते हैं बैंक अधिविकर्ष। तो आपको चेक करना है कि बैंक खाते का कैसा शेष है, ऋणी शेष है या धनी शेष है। ऋणी शेष का मतलब है हमारी बैंक में उतनी धनराशि रखी हुई है, हमारा ऋणी शेष है तो ऋणी पक्ष में दिखाएंगे। यदि धनी शेष है, इसका मतलब हमने बैंक अधिविकर्ष किया हुआ है, जितनी जमा राशि है उससे ज्यादा राशि निकाली हुई है, तो वो धनी पक्ष में जाएगा। रोकड़ का हमेशा ऋणी शेष होगा, बैंक का ऋणी भी शेष हो सकता है और धनी शेष भी हो सकता है। नियम नंबर 2, यदि नया व्यापार प्रारंभ किया है एवं रोकड़ पूंजी के रूप में व्यापार में आई है तो इसे रोकड़ पुस्तक के ऋणी पक्ष में लिखा जाएगा। देखिए, नया बिजनेस शुरू किया तो पिछला बैलेंस तो है ही नहीं, ना कैश का बैलेंस ना बैंक का बैलेंस। हमने नया बिजनेस शुरू किया, व्यापार में कैश आया तो ऋणी पक्ष में लिखेंगे और विवरण वाले खाने में लिखेंगे पूंजी खाते का, टू कैपिटल अकाउंट। नियम नंबर 3, समस्त प्राप्तियों का लेखा इस बही के ऋणी पक्ष में किया जाएगा। यदि रोकड़ प्राप्त होती है तो रोकड़ वाले खाने में, और यदि बैंक में धनराशि प्राप्त होती है तो सीधे बैंक वाले खाने में इसकी एंट्री करेंगे। कैश आया, जैसा अभी आपको मैंने प्रारूप में बताया था, यदि कैश आया तो उसका लेखा ऋणी पक्ष में करेंगे। अब ऋणी पक्ष में ध्यान रखना, कैश कैसे आया, कहां पर आया। कैश रोकड़ में आया तो रोकड़ वाले खाने में लिखेंगे, अगर कैश सीधा बैंक में आया तो उसका लेखा बैंक वाले खाने में करेंगे। नियम नंबर 4, यदि चेक या बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होता है और उसे उसी दिन बैंक में जमा कराया जाता है तो उसका लेखा बैंक वाले खाने में किया जाएगा। चेक के संबंध में बिल्कुल आपको विशेष रूप से क्लियर रहना है, ध्यान रखना है। यदि चेक प्राप्त हुआ, यदि ड्राफ्ट प्राप्त हुआ और आपने प्राप्त होने के बाद तुरंत उसे बैंक में भेज दिया तो पैसा कहां आएगा? अभी नहीं आया, लेकिन आएगा कहां पर? बैंक में आएगा। तो आपको भी उस राशि का लेखा बैंक वाले खाने में करना है, रोकड़ वाले खाने में नहीं करना। अगला नियम है, यदि किसी ग्राहक से चेक प्राप्त होता है और उसे उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराया जाता, इस चीज को विशेष रूप से समझ लें। यदि किसी ग्राहक से चेक प्राप्त हुआ, आपके पास चेक आ गया, आपके पास है, आपने उस चेक को बैंक में जमा नहीं कराया, तो उस स्थिति में पैसा कहां है? पैसा हाथ में है? नहीं है, क्योंकि कैश नहीं आया। पैसा बैंक में है? नहीं है, क्योंकि चेक बैंक में जमा नहीं करा। चेक आपके पास में है तो इसका लेखा इस रोकड़ बही में नहीं किया जाएगा, इसकी केवल जर्नल एंट्री, रोजनामचा प्रविष्टि की जाएगी। यह रोजनामचा प्रविष्टि है, चेक हाथ में खाता ऋणी ग्राहक का, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। बात समझ में आ गया? यदि किसी ग्राहक से चेक मिला, उस चेक को बैंक में जमा नहीं कराया तो वो कहलाता है चेक इन हैंड और उसकी अलग से जर्नल एंट्री की जाती है, इस कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं की जाती। अगला नियम है, यदि इस चेक को किसी अन्य दिवस में बैंक में जमा करा दिया। अब जो हमारे पास चेक आया, कई बार क्या होता है कि चेक आया हमारा फ्राइडे को, शुक्रवार को चेक आया, हमने एंट्री कर दी, एंट्री होगी। अब हमने मंडे को उस चेक को बैंक में जमा करा दिया तो पैसा आ गया, कहां आएगा? बैंक वाले खाने में। कौन से खाते से? चेक इन हैंड अकाउंट से, क्योंकि जो हमने चेक प्राप्त किया था वो चेक इन हैंड अकाउंट में डाल दिया था। बात समझ रहे हैं? तो उसे बैंक में जमा करा देंगे, उसकी धनराशि का लेखा बैंक वाले खाने में करेंगे और विवरण वाले खाने में लिखेंगे चेक हाथ में खाते का, टू चेक इन हैंड अकाउंट। बात समझ रहे हैं? यदि हमारे हाथ में चेक है, उस चेक को हमने कुछ दिन बाद बैंक में जमा कराया है तो उसका लेखा बैंक वाले खाने में करेंगे और विवरण वाले खाने में लिखेंगे चेक टू चेक इन हैंड अकाउंट। यदि पहले से प्राप्त चेक किसी अन्य दिन किसी और ग्राहक को बेचान किया, सेम वही चीज, जो हमें चेक पहले प्राप्त हो गया, हमने एंट्री क्या की? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। हमारे हाथ में चेक है,
चेक इन हैंड अकाउंट में पड़ा हुआ है। अब यदि उस चेक को हमने किसी और कस्टमर को बेचान कर दिया, हमने बैंक में जमा नहीं कराया, कस्टमर को बेचान कर दिया, तो चेक इन हैंड अकाउंट से कस्टमर के नाम वो चेक चला जाएगा। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, मतलब ग्राहक ऋणी चेक हाथ में खाते का। इसकी भी केवल जर्नल एंट्री अलग से कर दी जाएगी, कैश बुक में इसका लेखा नहीं किया जाएगा। सभी प्रकार के अब तक के तो एंट्री हमने जो बताई थी वो प्राप्तियों की बताई थी। अब मैं भुगतानों की बात कर रहा हूं। सभी प्रकार के भुगतानों का लेखा इस बही के धनी पक्ष में किया जाएगा, क्रेडिट साइड में किया जाएगा। पैसा जा रहा है तो धनी पक्ष से जाएगा। बात समझ रहे हैं? अभी आपको मैंने इसके प्रारूप में समझाया था कि ऋणी पक्ष में प्राप्तियां, धनी पक्ष में भुगतान। अब पैसा जा रहा है तो आपको यह देखना है कि पैसा कैश से जा रहा है या पैसा बैंक से जा रहा है। यदि पैसा कैश से जा रहा है, पेमेंट कैश से जा रहा है, तो रोकड़ वाले खाने में लिखेंगे, और यदि पेमेंट बैंक से जा रहा है तो उसका लेखा बैंक वाले खाने में किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? और इसका लास्ट नियम है, यदि बैंक ने व्यय काटा है, बैंक ने व्यय काटा, बैंक व्यय क्यों काटता है? देखिए, बैंक हमें बहुत सारी फैसिलिटी देता है, हमारा खाता खोलता है, हमारा स्टेटमेंट बनाकर देता है, हमारे पेमेंट्स को जमा करता है, हमारे चेकों का पैसा इकट्ठा करके हमारे खाते में जमा करता है। बात समझ रहे हैं? हमारी तरफ से मनी ट्रांसफर करता है, NEFT करवाता है। तो ये बैंक हमें जो सेवाएं देता है, इन सेवाओं के बदले बैंक कुछ खर्चा, चार्जेस लेता है, जिसे बैंक चार्जेस या बैंक व्यय कहते हैं। तो जितने भी बैंक व्यय हैं, बैंक हमारे पासबुक में से, हमारे खाते में से काट लेता है, हमारी खाते को डेबिट कर देता है। बात समझ रहे हैं? तो यदि हमें सूचना मिलती है कि बैंक ने खर्चा काटा है, तो हमारा पैसा तो गया, कहां से गया? हमारे बैंक कॉलम से गया। तो उसका लेखा हम बैंक वाले खाने में लिखेंगे और विवरण वाले खाने में लिखेंगे बैंक व्यय खाते से, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट। बात क्लियर होगी? अब इस रोकड़ बही की मुख्य चीज, जो विशेष चीज है, वो है विपरीत प्रविष्टि, कॉन्ट्रा एंट्रीज। विपरीत लेखे, ऐसे लेखे जो विपरीत साइडों में होते हैं, उन्हें कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। अब ये कॉन्ट्रा एंट्रीज कौन सी होती हैं? कुछ लेन देन आपको ऐसे मिलेंगे जिन लेन देनों से रोकड़ शेष और बैंक शेष एक साथ दोनों प्रभावित हो रहे हैं। एक शेष कम हो रहा है और एक शेष बढ़ रहा है। जैसे हमने बैंक में रुपया जमा किया, अब बैंक में रुपया जमा किया तो आप कहोगे कि साहब रोकड़ तो गई, कैश गया, तो कैश के जाने का लेखा होगा, लेकिन बैंक में रुपया आया तो बैंक में आने का भी तो लेखा होगा, क्योंकि हम कैश और बैंक दोनों का हिसाब एक साथ एक ही रोकड़ बही में रख रहे हैं। कैश के जाने का लेखा करेंगे, बैंक में आने का लेखा करेंगे। यदि बैंक से रुपया निकाला तो एक तरफ क्या हुआ, बैंक से पैसा गया, बैंक से पैसा निकालने की एंट्री होगी, और कैश में रुपया आया तो कैश में आने की एंट्री होगी। तो ऐसे लेखे जिसमें कैश जाना और बैंक में आना, या कैश आना और बैंक में पैसा जाना, अगर इसका लेखा एक साथ करना हो तो ऐसे लेखों को विपरीत लेखे, कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। इनका लेखा दोनों तरफ किया जाता है। अभी बताए ना, कैश जा रहा है तो कैश जाने का लेखा होगा क्रेडिट साइड से, धनी पक्ष से, और बैंक में रुपया आया, बैंक में आने का लेखा होगा। तो दोनों पक्षों में ऐसे लेन देनों को लिखा जाता है। ऐसे लेन देनों को विपरीत लेखे, कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। इन लेखों का एक तो खास बात क्या है, इन लेखों की लेजर में पोस्टिंग नहीं होती, खाता बही में खतौनी नहीं होती। इन लेन देनों की पहचान करने के लिए प्रमाणक संख्या वाले खाने में सी, कॉन्ट्रा या वी, हिंदी में वी या इंग्लिश में सी लिख दिया जाता है, पहचान करने के लिए कि ये विपरीत लेखे हैं और इनकी लेजर में पोस्टिंग नहीं होनी है। एक एग्जाम्पल से मैं इसका स्पष्टीकरण कर रहा हूं। 2020 अप्रैल 10 बैंक में रुपया जमा किया, 2000 रुपए बैंक में रुपया जमा किया। तो एक तरफ हमारे पास कैश जा रहा है और एक तरफ बैंक में रुपया आ रहा है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक खाता ऋणी रोकड़ खाते का, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 2000 रुपए बैंक में गए तो उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी? बैंक खाते के ऋणी पक्ष में रोकड़ खाते का लिखा जाएगा, और रोकड़ खाते के धनी पक्ष में बैंक खाते से लिखा जाएगा। यह 3 कॉलम कैश बुक बनाई हुई है। बैंक खाते के ऋणी पक्ष में रोकड़ खाते का 2000 और रोकड़ खाते के धनी पक्ष में बैंक खाते से 2000 रुपए, और दोनों तरफ हमने लिख दिया सी। पहचान करने के लिए कॉन्ट्रा एंट्री है, एक ही एंट्री को हमने दोनों तरफ लिखा हुआ है।
दूसरा एग्जाम्पल 2020 अप्रैल 12 बैंक से कार्यालय प्रयोग के लिए निकाले। हमने बैंक से अपने ऑफिस यूज के लिए निकाले, बैंक से रुपया गया और हमारे ऑफिस में रुपया आया। तो रोकड़ आई, रोकड़ खाता ऋणी बैंक खाते का। रोकड़ आई कहां से आई? बैंक से आई। तो रोकड़ खाते के ऋणी पक्ष में बैंक खाते का लिखेंगे और बैंक खाते के धनी पक्ष में रोकड़ खाते से लिखेंगे। अब ये देखिए, ये रोकड़ खाता है, बैंक खाता है, रोकड़ खाते के ऋणी पक्ष में बैंक खाते का लिख दिया 3000 रुपये और बैंक खाते के धनी पक्ष में लिख दिया रोकड़ खाते से 3000 रुपये और दोनों तरफ हमने कॉन्ट्रा लिख दिया। तो 3 कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री का लेन देन कैसे लिखना है, ये दोनों उदाहरणों में बताया हुआ है। आपको ध्यान से सीखना है, ध्यान से समझना है। अब एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको 3 कॉलम कैश बुक बता रहा हूं। निम्नलिखित लेन देनों का लेखा मैसर्स शिवालिक एम्पोरियम की 3 खाने वाली रोकड़ बही में कीजिए। ये लेन देन लिखे हुए हैं कि धनराशि लिखी हुई है और इसकी 3 कॉलम कैश बुक कैसे बनाएगी। तो मैं आपको एक बार इसका एग्जाम्पल बताऊंगा, एक बार इसका सॉल्यूशन में कैसे एंट्री होगी वो समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए 2020 अप्रैल 1 पिछला रोकड़ शेष 18,000 और पिछला बैंक शेष 15,000। देखिए बैंक शेष के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। रोकड़ शेष कुछ लिखा हो नहीं लिखा हो, रोकड़ शेष है तो ऋणी ही होगा। बैंक शेष ऋणी भी हो सकता है और धनी भी हो सकता है। यहां कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब बैंक शेष ऋणी है, हमारा बैंक में इतना रुपया है। अगर अधिविकर्ष होगा तो यहां लिखा होगा बैंक का धनी शेष। बात क्लियर हो गई? यह लिखा होगा हिंदी में बैंक अधिविकर्ष। अब ये दोनों बैलेंस दिया हुआ है, रोकड़ शेष 18,000, बैंक शेष 15,000। इसको कैसे शो करेंगे? देखिए 2020 एक बार सन डाल दिया, तारीख डाल दी अप्रैल 1, शेष नीचे लाए, रोकड़ शेष में 18,000, बैंक शेष में 15,000। ये बैलेंस हो गया। अब देखिए अप्रैल 3 नकद माल खरीदा 6,000 रुपये। नकद माल खरीदा, माल आया लेकिन कैश गया। हम बना रहे हैं कैश बुक, केवल यह ध्यान रखना है पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। नकद माल खरीदने से पैसा जा रहा है तो उसका लेखा धनी पक्ष में किया जाएगा। 3 अप्रैल में क्रय खाते से, क्योंकि माल खरीदने से पैसा जा रहा है और कैश जा रहा है, इसलिए कैश वाले खाने में हमने 6,000 रुपये लिख दिए। क्लियर? अगला है अप्रैल 5 बैंक में जमा किए 5,000 रुपये। ये कॉन्ट्रा आ गई, बैंक में जमा किए। एक तरफ हमारे पास से कैश गया और एक तरफ बैंक में पैसा आया। कैश के जाने का लेखा धनी पक्ष से करेंगे, बैंक में आने का लेखा ऋणी पक्ष में करेंगे। बैंक में जमा किए एंट्री क्या होगी? बैंक खाता ऋणी रोकड़ खाते का। देखिए अप्रैल 5 में बैंक खाते के ऋणी पक्ष में रोकड़ खाते का 5,000 रुपये बैंक में आ गए और रोकड़ खाते के धनी पक्ष में 5 तारीख में बैंक खाते से 5,000 रुपये, रोकड़ से 5,000 रुपये चले गए और दोनों तरफ हमने लिख दिया सी। सी का मतलब है कॉन्ट्रा, ये विपरीत लिखा हो गया। आपको समझ में आ गया? अब देखिए अप्रैल 8 नकद माल बेचा 10,000 रुपये। नकद माल बेचा, पैसा आया, आया तो कहां लिखेंगे? ऋणी पक्ष में लिखेंगे। अप्रैल 8 माल बेचने से विक्रय खाते का रोकड़ में 10,000 रुपये आ गए और बाकी और समझ लें, बाकी और जो बचे कॉलम है उसमें डैश लगाते चले जाएं। अब है अप्रैल 12 महेश से चेक प्राप्त हुआ, बैंक में जमा किया 2,900 रुपये, उसे छूट दी 100 रुपये। महेश से चेक प्राप्त हुआ, पैसा हमारे पास आया लेकिन सीधा हमने चूंकि चेक बैंक में जमा कर दिया इसलिए धनराशि कहां आई? बैंक वाले खाने में आई। तो देखिए 12 तारीख में महेश का 2,900 रुपए का चेक बैंक में आ गया और छूट वाले खाने में हमने कितने रुपए लिख दिए? 100 रुपए लिख दिए। अप्रैल 13 बैंक से रुपए निकाले 4,000। बैंक से रुपए निकाले, आप खुद समझिए, फिर कॉन्ट्रा एंट्री आ गई। बैंक से रुपया निकला और कैश में रुपया आया। कॉन्ट्रा होगा, बैंक से निकलने की एंट्री होगी, कैश में रुपया आने की एंट्री होगी। अब 13 में लिखा क्या कैसे करेंगे? देखिए रोकड़ खाते के, रोकड़ आई, रोकड़ खाते के ऋणी पक्ष में हमने लिख दिया बैंक खाते का 4,000 रुपये रोकड़ आई और उसके आगे सी लिख दिया, कॉन्ट्रा है। और 13 ही तारीख में बैंक से रुपया गया 4,000 रुपये, सी लिख दिया और रोकड़ खाते से।
बात क्लियर होगी। रोकड़ खाता ऋणी बैंक खाते का, रोकड़ खाते के ऋणी पक्ष में बैंक खाते का और बैंक खाते के धनी पक्ष में रोकड़ खाते से, दोनों तरफ सी लिखा जाएगा। 13 तारीख के बाद 14 तारीख में अजय से माल खरीदा 5,000 रुपए। अजय से माल खरीदा, देखिए अजय से माल खरीदा। अब आप सोचेंगे उधार है, नकद है, पैसा आया नहीं आया। अगर नकद लेन देन है तो अजय का नाम नहीं आएगा। अगर अजय का नाम है इसका मतलब उधार लेन देन है। अब आप किसी से उधार लेन देन करते हो तभी तो आप उसका नाम लिखते हो। अगर कोई कस्टमर आया, आपसे माल खरीदा, ठीक है, और आपको वो रुपए दे गया, तो आप उसका नाम क्यों लिखेंगे? आप लिखेंगे बस सेल की। लेकिन अगर कोई कस्टमर आपसे उधार ले गया तो आप उसका नाम लिखोगे। तो अजय का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा लेन देन है? उधार लेन देन। जब उधार लेन देन है तो ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, तो इसका लेखा इस कैश बुक में नहीं किया जाएगा। अगला है अप्रैल 17, अतुल से चेक प्राप्त हुआ 6,000 रुपए। अतुल से चेक प्राप्त हुआ, देखिए वही एंट्री आ गई जो मैंने आपको समझाई थी कि किसी पार्टी से चेक प्राप्त हो रहा है। वो चेक तो आपके पास में है लेकिन वो चेक बैंक में जमा नहीं कराया, तो ना तो आपके पास कैश है ना पैसा कहां आया, बैंक में आया, तो इसका लेखा इस रोकड़ बही में नहीं किया जाएगा। इसकी केवल जर्नल एंट्री की जाएगी। ये जर्नल एंट्री देखिए कैसे करते हैं। 2020 अप्रैल 17, चेक हाथ में खाता ऋणी अतुल का, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अतुल, अतुल से चेक प्राप्त हुआ 6,000 रुपए। अप्रैल 17 के बाद अप्रैल 19, चेक द्वारा कमीशन दिया 500 रुपए, पैसा गया। इसका लेखा कहां से होगा? धनी पक्ष से होगा। कमीशन दिया लेकिन चेक द्वारा दिया, पैसा कहां से गया? पैसा बैंक वाले खाने से जाएगा। अप्रैल 19 में कमीशन खाते से और 500 रुपए बैंक वाले खाने से चले गए। अप्रैल 19 के बाद अप्रैल 20, अतुल का चेक बैंक में जमा कराया डैश। अब डैश का मतलब है अतुल का जो चेक पहले मिला था, कितने का मिला था, उस चेक को हमने कहां जमा करा दिया? बैंक में। अब पैसा कहां आया? सीधा बैंक में आया। कौन से खाते से आया? चेक इन हैंड अकाउंट से। बात समझ रहे हैं? तो अप्रैल 20 में 6,000 रुपए का चेक बैंक में आ गया, बैंक में जमा कर दिया, और कौन से खाते से आया? चेक हाथ में खाते का। बात समझ रहे? देखिए ये एंट्री कराई थी ना, चेक हाथ में खाता ऋणी अतुल का, तो अतुल का चेक तो जमा हो गया था लेकिन कौन से खाते में पड़ा हुआ था? चेक हाथ में खाते का। तो अब इस चेक हाथ में खाते से इस चेक को हमने कहां जमा करा दिया? बैंक में जमा करा दिया। 20 तारीख के बाद आप देखिए अप्रैल 21, अजय को पूर्ण भुगतान में चेक दिया, कितने रुपए का? 4,800 रुपए का। अभी आपको मैंने बताया था अजय से माल खरीदा कितने का? 5,000 का। इसकी हमने एंट्री नहीं करी थी क्योंकि उधार था, लेकिन अब इसके बदले हमने 4,800 रुपए का चेक दे दिया। अब खुद सोचिए, आपको खुद निकालना पड़ेगा। यदि पूर्ण भुगतान है इसका मतलब या तो छूट है या छूट मिली या छूट दी। अब देखिए अजय से माल कितने खरीदा था? 5,000 का। पैसे कितने दिए? 4,800। तो बाकी 200 रुपए क्या हो गई? छूट हो गई, क्योंकि पूर्ण भुगतान हो गया। तो 4,800 रुपए का चेक का लेखा होगा और 200 रुपए छूट का लेखा होगा। तारीख क्या है? तारीख 21। अजय को चेक दिया 21 तारीख में, विवरण में लिख दिया अजय से 4,800 को चेक गया, वो बैंक वाले खाने से चला जाएगा और 200 रुपए छूट वाले खाने में। अप्रैल 21 के बाद अप्रैल 23, निजी प्रयोग के लिए बैंक से निकाले 1,000 रुपए। देखिए बहुत ध्यान से समझना, बैंक से रुपए निकाले। अब आप कहोगे बैंक से रुपए निकाल लिए, बैंक से रुपया गया और हमारे पास रुपया आया तो कॉन्ट्रा होगी। ये कॉन्ट्रा नहीं है। पैसा आया है लेकिन पैसा बिजनेस में नहीं आया। निजी प्रयोग का मतलब पर्सनल यूज के लिए गया, उसे आहरण कहते हैं। पैसा बैंक से रुपया जाने की एंट्री तो होगी लेकिन आने की नहीं एंट्री होगी, क्योंकि वो व्यापारी ने उस रुपए को बिजनेस में नहीं रखा, अपने पर्सनल खर्चे में लगाया। पैसा जाएगी। इसकी देखिए अप्रैल 23, आहरण खाते से 1,000 रुपए पैसा बैंक से निकल गया। अप्रैल 23 के बाद अप्रैल 25, सचिन को माल बेचा 10,000 रुपए। अब सचिन को माल बेचा, वही चीज, माल बेचा लेकिन नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये उधार लेन देन है। इसका लेखा इस रोकड़ बही में नहीं किया जाएगा। अगला है 28 तारीख में किराया दिया 2,000 रुपए। किराया दिया, पैसा गया। अप्रैल 28, किराया खाते से 2,000 रुपए कैश से चले गए। अगला है अप्रैल 30, ब्याज चेक द्वारा दिया 400 रुपए। ब्याज दिया, पैसा गया, कहां से गया? बैंक से गया।
तो ब्याज का लेखा धनी पक्ष में किया जाएगा अप्रैल 30 ब्याज खाते से, और 400 रुपए बैंक वाले खाने से निकल जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो आप बच्चे सभी समझ लो कि इन सभी लेन देनों को हमने इस 3 कॉलम कैश बुक में लिख लिया, इसका लेखा कर लिया, जहां कॉन्ट्रा थी वहां कॉन्ट्रा लिख दिया। अब उसके बाद बारी आती है शेष निकलने की कि इसका शेष कैसे निकालेंगे। नंबर 1, छूट वाले खाने का। छूट वाले खाने का नियम आपने 2 खाने वाली रोकड़ बही में देखा होगा कि यदि छूट वाले खाने का शेष निकालना है तो उसका शेष नहीं निकलता, उसका केवल टोटल होता है। जितना टोटल ऋणी पक्ष का है वो ऋणी पक्ष में, और जितना टोटल धनी पक्ष का है वो धनी पक्ष में, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो। अब देखिए, इसके ऋणी पक्ष में 100 रुपये आ रहे हैं तो यहां हमने 100 रुपये लिख दिए, और इसके धनी पक्ष में 200 रुपये आ रहे हैं तो हमने यहां 200 रुपये लिख दिए। बात समझ रहे हैं? नंबर 2, रोकड़ का शेष निकालेंगे। रोकड़ का ऋणी पक्ष और धनी पक्ष। रोकड़ में ध्यान रखना कि रोकड़ का या तो ऋणी और धनी दोनों बराबर हो सकते हैं, या हमेशा ऋणी पक्ष ही ज्यादा होगा, धनी पक्ष ऋणी पक्ष से ज्यादा कभी नहीं होगा। बात क्लियर होगी? अब रोकड़ का ऋणी का टोटल देखो, 18 और 10 28 और 4 32,000 रुपए, और धनी पक्ष का टोटल है 6 और 5 11 और 2 13,000 रुपए। 32,000 रुपए आए और 13,000 रुपए गए। 32,000 में से 13,000 रुपए घटा दिए तो बचे कितने? 19,000 रुपए। यह कहलाएगा रोकड़ शेष। रोकड़ शेष 19,000 रुपए लिख दिया। अब दोनों तरफ का टोटल हमने 32,000 रुपए कर दिया। अब बैंक वाले खाने में फिर वही ध्यान रखना है, बैंक वाले खाने का धनी पक्ष का टोटल ऋणी पक्ष के टोटल से ज्यादा हो सकता है। इसलिए बैंक वाले खाने का जब भी टोटल करना हो तो दोनों पक्षों के टोटल को आप पहले रफ में लिखें, फिर देखें कौन से पक्ष का टोटल ज्यादा है। अब इसके ऋणी पक्ष का टोटल है 28,900 रुपए। बात समझ रहे हैं? इनको जोड़ दिया। अब धनी पक्ष का टोटल करेंगे 3 और 4 7 और 4 11 और 1 12,000 और 8 और 4 12 और 5 17 13,700 रुपए। बैंक में हमारे पास पैसे आए थे 28,900 रुपए, चले गए 13,700 रुपए, तो कम गए हैं। अभी बैंक में बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं? 15,200 रुपए। यह कहलाएगा बैंक शेष। बात समझ रहे हैं? और अप्रैल 30 जो भी माह होगा शेष उस माह की आखिरी तारीख में लिखा जाएगा। 30 अप्रैल को शेष नीचे ले गए, रोकड़ शेष 19,000 और बैंक शेष 15,200, और दोनों तरफ का टोटल हमने बराबर कर दिया। बात समझ रहे हैं? टोटल में ध्यान रखना, टोटल की लाइनें बिल्कुल आमने सामने आनी चाहिए। नंबर 2, टोटल की नीचे वाली लाइन को डबल लाइन से बंद करेंगे। ये कैश बुक बन गई, इसका बैलेंस निकल गया। उसके बाद अब अगला महीना यही लाकर नहीं छोड़ना है, अगले महीने में इस टोटल के नीचे वाली लाइन में सन तो वही है 2020, महीना है मई 1, अप्रैल के बाद अगला महीना क्या आएगा? मई 1 में इस वाले शेष को या नीचे उतार लेंगे। शेष नीचे लाए, रोकड़ शेष कितना? 19,000 रुपए, और बैंक शेष कितना? 15,200 रुपए। तो इस प्रकार हमने 3 कॉलम कैश बुक बनाई है। अब 3 कॉलम कैश बुक के न्यूमेरिकल के साथ साथ कुछ इंपोर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं। प्रश्न नंबर 1, 3 खाने वाली रोकड़ बही किसे कहते हैं? ऐसी रोकड़ बही जिसके दोनों पक्षों में धनराशि लिखने के लिए 3-3 खाने होते हैं। पहला खाना छूट का, दूसरा खाना रोकड़ का, और तीसरा खाना बैंक का। तो ऐसी रोकड़ बही को 3 खाने वाली रोकड़ बही कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, 3 खाने वाली रोकड़ बही का नमूना बनाइए। अभी आपको इससे पहले नमूना बताया था, उस तरह से आपको नमूना बनाना है। प्रश्न नंबर 3, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विपरीत प्रविष्टि किसे कहते हैं? मैक्सिमम ये पेपर्स में आती है। कॉन्ट्रा एंट्री किसे कहते हैं? समझा ना आपको कि ऐसी लेन देनों का लेखा जो दोनों पक्षों में किया जाता है, जैसे बैंक से रुपए निकाले, जैसे बैंक में रुपए जमा किए, तो जिन लेन देनों का लेखा रोकड़ बही के दोनों पक्षों में किया जाता है, जिनसे रोकड़ शेष और बैंक शेष दोनों प्रभावित होते हैं, तो ऐसे लेन देनों को विपरीत लेखे कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने 3 कॉलम कैश बुक बनाना सीखा। 3 खाने वाली रोकड़ बही कैसे बनती है, इसका प्रारूप कैसे बनाया जाता है, इसमें लेखा करने के नियम क्या हैं, विशेष रूप से विपरीत लेखों के बारे में, विशेष रूप से यदि किसी से चेक प्राप्त हुआ, उस चेक को अगर बैंक में जमा नहीं कराया तो उसका क्या करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपने सीखा, आपने जाना, इसका व्यावहारिक प्रश्न देखा। आपके पास जो भी पाठ्य पुस्तक है उसके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और आप आसानी से 3 कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन कर सकेंगे। थैंक यू।